दोस्तों नमस्कार। मैं दीपक कोहली। आज बात करूंगा भारतीय संस्कृति, समाज और परंपरा की। भारत एक अद्भुत देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, पंथ, संस्कृति, परंपराएं हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा हिंदू धर्म की। वैसे भारत के मुख्य धर्म जो हैं, जो भारत के मूल धर्म हैं, हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन लिंगायत हैं। इसके अलावा मुस्लिम, ईसाई भी भारत में हैं, मगर ये धर्म बाहर से आए हुए धर्म हैं। ये इतिहास बताता है। खैर, छोड़िए, हम आगे चलते हैं। भारत की संस्कृति अलग-अलग है। आप हिमाचल में जाएँगे, वहाँ की संस्कृति अलग है। उत्तराखंड में जाएँगे, वहाँ की अलग है। जम्मू कश्मीर में जाएँगे, वहाँ की अलग है। पश्चिम बंगाल में जाएँगे, वहाँ की अलग है। बिहार में जाएँगे, तो वहाँ की अलग है। राजस्थान में आएँगे, तो राजस्थान की अलग है। इसी प्रकार से दक्षिण भारत में जाएँगे, वहाँ की अलग-अलग है। चाहे वो केरला हो, कर्नाटक हो या फिर तेलंगाना हो, और नॉर्थ ईस्ट की अलग है। और यही खूबसूरती है कि कोई भी व्यक्ति इन पूरी संस्कृतियों का मज़ा नहीं ले सकता है। भारत को अगर सही से समझना है, तो जितने राज्य हैं, उतनी बार जन्म होना बहुत ज़रूरी है एक इंसान का। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मत है। क्योंकि इन संस्कृतियों को समझने के लिए आपको, जब तक आप उस क्षेत्र में पैदा नहीं होंगे, तब तक उस संस्कृति को आप नहीं समझ सकते हैं। क्या मान्यताएँ हैं और क्या परंपराएँ हैं उनकी, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा वहाँ की बोली, भाषा अलग-अलग है। चाहे वो कन्नड़ हो, पहाड़ी भाषा हो, कुमाऊनी, गढ़वाली, हिमाचली, जम्मू कश्मीर की भाषा हो, राजस्थान की हो, मेवाड़ी, शेखावटी, आदि-आदि भाषाएँ, बोलियाँ जो हैं, ये भारत को मतलब ना मज़ेदार बना देती हैं। मैं तो कहता हूँ सरकार को एक काम करना चाहिए कि 12वीं पास सभी छात्रों को 1 महीने के लिए ट्रेन में निःशुल्क सफ़र करने की अनुमति दे देनी चाहिए, या ऐसा एक योजना लेकर आनी चाहिए, जिससे हमारे देश के जो युवा बच्चे हैं, वो पूरे भारत को घूम सकें, देख सकें। इसके अलावा जैसे हिंदू धर्म की हम अगर बात करें, तो हिंदू धर्म में भी जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, उनकी भी मान्यताएँ अलग-अलग हैं। आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाएँगे, तो वहाँ की मान्यता एकदम अलग है, और बिहार में जाएँगे, वहाँ की मान्यता एकदम अलग है। झारखंड में जाएँगे, वहाँ अलग है। पश्चिम बंगाल में जाएँगे, वहाँ अलग है। दक्षिण भारत में आएँगे, तो वहाँ अलग है। क्यों अलग है? ये सोचनीय विषय है, और ये प्रश्न भी है। हमें समझना चाहिए कि क्यों अलग है। और इसके अलावा हिंदू धर्म में भी एक जाति व्यवस्था बनी हुई है। वैसे भारत के सभी धर्मों में जाति व्यवस्था है, चाहे आप ईसाई धर्म में हो, या सिख धर्म में हो, या आप हिंदू धर्म में हो। और जैन में भी वर्ग तो हैं, ठीक है? जाति व्यवस्था कहाँ से आई, क्यों आई, ये बड़ा पेचीदा सवाल है। इसका जवाब कोई भी सही ढंग से नहीं दे सकता। कुछ लोग कहते हैं कि ये हिंदू ग्रंथों में लिखा है और वहाँ से ये शुरुआत हुई, जिसकी शुरुआत मनु ने की। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत जिसने भी की, ये व्यवस्था बहुत ही बेकार है। इसी व्यवस्था के कारण हम हज़ारों साल गुलाम रहे हैं, चाहे आप माने या ना माने, ये हकीकत है। इसके अलावा जाति व्यवस्था में भी हम कुछ लोगों को जानवर तो छोड़ो, मतलब एक सजीव और निर्जीव जो चीज़ होती है, वो भी नहीं समझते हैं। जब हमारा मन करता है, हम उनको मार देते हैं, जब हमारा मन करता है, उनको अपमानित कर देते हैं। ये जो व्यवस्था है, ये जाति व्यवस्था के कारण होता है। जाति व्यवस्था में 4 वर्ग हैं: ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग और शूद्र वर्ग। ब्राह्मण वर्ग में अगर मैं बात करूँ, तो कुछ जातियों के नाम लेता हूँ मैं। इसके अलावा और भी जातियाँ होंगी: शुक्ला, जोशी, पांडे, त्रिपाठी। इसके अलावा और भी कई जातियाँ हैं। क्षत्रिय वर्ग में भी
कई जातियाँ हैं, जैसे राजस्थान की बात करूँ तो राठौर, शेखावत, और अगर यूपी की बात करूँ तो चौहान, सींग, ये क्षत्रिय वर्ग की जातियाँ हैं। और वैश्य वर्ग की जातियों की बात करूँ तो अग्रवाल, गुप्ता और साहा, अन्य जातियाँ हैं। और ऐसे ही शूद्र वर्ग की बात करूँ तो शूद्र वर्ग में वो सब जातियाँ आती हैं जो मज़दूरी और खुद के पैसे से काम करके कमाती कमाती है और खाती है। जैसे मौर्य, यादव, जाटव, जाट, ये सब जो जातियाँ हैं, ये सब शूद्र वर्ग की जातियाँ हैं। क्योंकि ये खुद ही मेहनत करके खाती है, या ये ऐसा नहीं है कि मतलब युद्ध करके लूट के खा रही है, ऐसा नहीं है इनका इतिहास अगर आप देखेंगे। ये तो या तो किसी की सेवा करेंगे या खेत जोत कर अपना परिवार या अपना जीवन यापन करेंगे, ऐसा इतिहास बताता है। खैर जो भी हो, मगर इतिहास भारत का बड़ा रोचक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मौर्यों ने भी राज किया है, गुप्त वंश ने भी राज किया है और राजपूतों ने भी राज किया है। इसके अलावा ब्राह्मणों के पेशवा वंश ने भी राज किया है। खैर जो भी हो, मगर हम सभी भारतीय करीब 2000 साल गुलाम रहे हैं, मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक, और कई बार हमने मार खाई, क्योंकि हमारे यहाँ जाति व्यवस्था थी। जाति व्यवस्था का नुकसान ये हुआ कि हमारे यहाँ सिर्फ कुछ ही लोग युद्ध लड़ सकते थे, जिन्हें क्षत्रिय बोलते हैं, क्योंकि क्षत्रियो को ही ऐसा वर्णन मिलता है शास्त्रों में और इस जाति व्यवस्था के जो रूप है उसमें। ब्राह्मण का सिर्फ अधिकार था कि वो भीख मांग कर खाए और ज्ञान वाला काम करे, यानी पूजा पाठ ज्ञान वाला काम करे। और क्षत्रिय का जो काम था वो लड़ाई लड़े। जैसे कोई बाहर आक्रमण आ रहा है उसको रोकें, गांव में अगर किसी ने आक्रमण किया तो उसको रोकना, ये क्षत्रिय का काम था। और जो वैश्य हैं, वैश्यों का काम था व्यापार करना, सामान को इधर से उधर करना, जिससे चीजें चलती रहें। और जो शूद्र वर्ग था उसका काम था कि भाई खेतों में हल जोतना और मंदिर बनाना या घर बनाना। इसके अलावा बढ़ई का काम हो गया, चप्पल बनाना, जूते बनाना, ये शूद्र वर्ग का काम था, ऐसा इतिहास बताता है। खैर आज की स्थिति में हम देखें तो हर कोई शूद्रों का ही काम कर रहा है, चाहे आप हो या मैं हूं। भले ही हमारी जाति क्या है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वर्तमान जो स्थिति आ चुकी है, अगर आप नहीं करेंगे शूद्रों का काम या शूद्र का पेशा नहीं अपनाएंगे तो आप भूखे मर जाएंगे, ये फैक्ट है। इसके अलावा आप देखेंगे भारत के जितने भी ग्रंथ हैं, हिंदू ग्रंथ या बौद्ध ग्रंथ या जैन ग्रंथ, इनमें सिर्फ राजाओं के बारे में ही लिखा गया है। इनमें आर्किटेक्ट के बारे में नहीं लिखा गया है, यानी कि भवन निर्माण कैसे होता था, कौन लोग करते थे, नहीं लिखा गया है। क्योंकि वो काम ऐसे तबके के लोग करते थे जिनका इतिहास भारत के इतिहास में नहीं मिलता है। दूसरा, भवन निर्माण के अलावा खेती कैसे होती थी, खेती के बारे में भी नहीं लिखा गया है कि नहर कैसे बनाई जाती है, पानी कैसे डाला जाता है और जुताई कैसी होती है। और पहले तो बैल से जुताई होती थी, तो बैल को सिखाया जाता था हल जोतना, वो कौन लोग सिखाते थे, और हल लकड़ी का बनता था, तो लकड़ी का हल कौन लोग बनाते थे, वो कुछ वर्ग के लोग थे जो वही काम करते थे। और आज भी आप देखेंगे गाँव घरों में, अगर आप कि गाँव में आज भी लकड़ी का हल इस्तेमाल होता है, लेकिन अब तो ट्रैक्टर आ गए हैं, तो ट्रैक्टर ने बहुत आसान कर दिया इन चीज़ों को। पहले तो लकड़ी का हल होता था और बैलों के साथ जुताई होती थी, ये है। अब बात होगी मंदिरों की। भारत में इतने मंदिर हैं कि उनको गिनना संभव ही नहीं है, मेरे अनुसार तो ऐसा है।
गाँव, देहात से लेकर बड़े-बड़े मंदिरों को आप देखेंगे, बेहिसाब मंदिर हैं। ऐसे ही नहीं सिर्फ़ हिंदू मंदिर हैं, उसमें जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, सबके धार्मिक स्थल हैं। मैं मंदिर शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदू जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसलिए मंदिर ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली। अब मंदिर भी हमारे यहाँ एक प्रकार के नहीं बनाए जाते हैं, अलग-अलग प्रकार के मंदिर बनाए जाते हैं। दक्षिण भारत में अलग कला है या अलग शैली है और राजस्थान में अलग शैली है, पहाड़ी क्षेत्रों में अलग शैली है। ये एक चीज़ बताता है कि क्षेत्र के अनुसार चीज़ें बनाई जाती हैं, तो छे उसी अनुसार चीज़ें चलती हैं फिर। मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र में आप रह रहे हैं, तो वहाँ पर बरसात भी होगी, तो आपको उस हिसाब से घर बनाने होंगे। जबकि राजस्थान और इस एरियाओं में कम बारिश होती है, तो यहाँ पर आप नॉर्मल भी बनाएँगे तो चल जाएगा, ऐसा है। मंदिरों में कौन लोग काम करते हैं या मंदिरों किनके हाथों में है? ब्राह्मणों के हाथों में है। ब्राह्मण मंदिर से लेकर आज प्राइवेट कंपनियों हर काम कर रहा है, मगर मंदिरों में कोई दूसरे वर्ग या जाति का व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा है या नहीं पुजारी बन पाता है। क्योंकि उनका मानना है कि मंदिरों में पूजा-पाठ का कार्य हमारा पेशा है। तो भाई आपका पेशा अगर पूजा-पाठ करना था, तो फिर आपने शूद्रों का पेशा क्यों अपना लिया? आपने सेना में जाकर क्षत्रियों का पेशा क्यों अपना लिया फिर? जब आप अपने पेशे में किसी को नहीं घुसने दे रहे हैं, तो फिर आप दूसरों का पेशा क्यों अपना रहे हैं? मेरा सवाल है। इसके अलावा जो क्षत्रिय समाज था, ये सेना में रहता था। इनके पास ज़मीनें हुआ करती थी क्योंकि राजा इनको ज़मीनें देते थे। और एक और चीज़, जितने भी क्षत्रिय समाज के लोग हैं या क्षत्रिय समाज में जो जातियाँ आती हैं, वो अपने मस्तिष्क से एक चीज़ निकाल लें कि सभी जातियाँ राज परिवार से नहीं हैं या सभी जातियाँ राजा नहीं थी। कुछ ही लोग राजा थे, इसको स्वीकार करो। अब आप अपने आप को ही राजा मानेंगे सभी लोग, सभी परिवार, तो भाई ये संभव ही नहीं है। कैसे संभव नहीं है? आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए। हिसाब ये लगाना है कि जितने वर्ष आप देखेंगे कि भारत गुलाम रहा, करीब 2000 साल। तो 2000 साल आप माइनस कर लीजिए अपनी पीढ़ी को, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी पीढ़ी राजा थी या नहीं थी। गुलाम वही लोग थे जो शूद्र थे, जो काम करते थे। तो भाई फिर कमा के कौन देता था? ये भी तो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो वैश्य समाज है, वैश्य समाज में भी अलग-अलग जातियाँ हैं और अलग-अलग उनका पेशा है। जैसे कुछ लोगों का पेशा तो हाल ही में शुरू हुआ होगा, जैसे व्यापार का पेशा है। व्यापार ज़्यादा समय थोड़ा ना हुआ है, व्यापार को चला हुआ। और व्यापार जो करते थे उसको भी आप कैसे करते होंगे? या तो आप किसी घोड़े के सहारे करते होंगे या गधे के सहारे करते होंगे। अगर आप समुद्र के सहारे कर रहे होंगे तो फिर तो आप नाव के सहारे कर रहे होंगे, उसमें भी आपको नाव चलाने वाला व्यक्ति चाहिए होगा और घोड़े से कर रहे होंगे तो उसमें भी घोड़ा चलाने वाला व्यक्ति चाहिए होगा। जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। घोड़ा कौन चला रहा होगा? भाई घोड़ा चला रहा है तो उसमें नाल भी ठोकनी पड़ेगी उसके पैरों में और उसका जो सामान लगता है घोड़े को सेट करने के लिए, वो भी किसी कोई व्यक्ति करता होगा। बहुत सारी जातियाँ बनी होंगी ना, जब काम के अनुसार ही बनी हैं। दूसरा एक और चीज़, भारतीय संस्कृति में आप देखेंगे तो शौचालय नहीं दिखाई देता है। मतलब जैसे अब शौचालय बन गए हैं घर-घरों में, लेकिन पहले नहीं दिखाई देता है। आप उठाकर देख लीजिए कितने पुराने मंदिर को, उसके पास में आपको शौचालय नहीं मिलेगा। पता नहीं क्यों नहीं मिलता? ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है। बाकी अगर आपके पास कोई जवाब हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? आप देखेंगे चाहे वो ब्राह्मण वर्ग हो या दलित वर्ग हो या शूद्र वर्ग हो, तो सभी महिलाओं की स्थिति बराबर थी। थोड़ा बहुत जो शूद्र वर्ग की महिलाएँ थी, वो काम करती थी, ऐसा इतिहास बताता है।
तो हमें समझना चाहिए कि बहुत सारे काम ऐसे थे जो सिर्फ़ शूद्रों के अधीन ही थे। जैसे नाच, गाना, बजाना ये सिर्फ़ शूद्र जातियों के लोग महिलाएँ करती थी और कोई दूसरा नहीं करता था क्योंकि इस काम को अपमान के रूप में लोग देखते थे। आज तो सभी लोग नाच रहे हैं, आज तो सभी लोग अपना जिस्म दिखा रहे हैं, जबकि उन लोगों की तो मजबूरियाँ थी ये करना। इसके अलावा महिलाओं की स्थिति आप देख लीजिए आज भी, चाहे ब्राह्मण वर्ग हो या और जैन वर्ग हो, जिसको भारत का सबसे संपन्न समाज माना जाता है जैन और सिख धर्म हो, उसमें भी महिलाओं की स्थिति बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दयनीय है। पता नहीं क्यों है? आप बताइए आपके पास अगर जवाब है तो? मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग पितृसत्तात्मक व्यवस्था के आदी थे और हम नहीं चाहते थे कि महिलाएँ हमारी बराबरी में बैठें। आज भी ये दिखाई देता है, कई सारी कंपनियों में, इसके अलावा परिवारों में आप देखेंगे तो इसको लेकर एक घमासान युद्ध जा दिखाई देता है। महिलाओं की स्थिति तो दयनीय थी ही थी। इसके अलावा अ, शूद्र वर्ग की स्थिति भी दयनीय थी और जो आदिवासी जो आज अपने आप को कहते हैं, ये जो जंगलों में रहते थे, मेरी तो समझ में नहीं आता है कि जो जंगलों में रहते थे, तो वो आदिवासी थे, तो फिर भाई तो कब रोड थी? पहले कहाँ रोड थी? कुछ ही एरियाओं में रोड होंगी या चौड़े रास्ते होंगे जहाँ पर घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी चल सकती होगी या मैदानी एरियाओं में ही चीज़ें चलती होंगी। लेकिन भाई तब भी तो मैदानी एरियाओं में भी तो जंगल ही होंगे। तो ये जो आदिवासी वाला कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा-सा मुझे जचा नहीं। आदिवासी तो बना दिए आज़ादी के बाद, लेकिन उससे पहले शायद आदिवासी वाला कॉन्सेप्ट तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा गलत है। इसको समझना चाहिए हम लोगों को दोबारा से क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि कोई व्यक्ति जंगलों में रह रहा है, वो आदिवासी है, तो मैं नहीं मानता उसको आदिवासी है। वहाँ तक विकास नहीं पहुँच पाया, वहाँ तक व्यवस्था नहीं पहुँच पाई, ये एक अलग प्रश्न है। मगर आप उसको आदिवासी कैसे कह सकते हैं? ये मुझे सही नहीं लगता है। बाकी संविधान ने उन्हें जनजाति कहा है, तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि वो जनजाति हैं। आज हर समाज नौकरी के पीछे भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? समझ से परे है। जबकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के पास अपना खुद का कारोबार है। ब्राह्मणों के पास पूजा-पाठ से लेकर कई चीज़ें हैं और ऐसे ही क्षत्रियों के पास ज़मीन है, इसके अलावा खुद के व्यापार हैं और ऐसे ही वैश्य समाज के पास। उसके बावजूद अब सरकारी नौकरी के लिए घमासान चल रहा है। तो इसका एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि सरकार को तय कर लेना चाहिए कि किस वर्गों को कितनी नौकरियाँ मिलेंगी और कैसी मिलेंगी। ये तभी हो पाएगा जब जातीय जनगणना होगी। जब पता चलेगा कि इस वर्ग की इतनी जनसंख्या है, तब ये चीज़ें हो सकती हैं। उसके बावजूद वर्ग की गणना के साथ-साथ में ये भी गिनना पड़ेगा कि उस वर्ग में कितनी जातियाँ हैं। जैसे ब्राह्मण वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग में शुक्ला है, दुबे है, पांडे है, जोशी है। अब इन जातियों में किन जाति को सरकारी नौकरी अधिक मिली है? अगर उसको जैसे जोशी को अधिक मिल गई, तो उसको कम देना होगा, कि दूसरे वर्गों को देना होगा। ऐसे ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब एक बेहतर समाज बन सकता है। इसके अलावा अब ज़मीन है जैसे, बहुत सारे लोगों के पास ज़मीनें हैं। जब अंग्रेज़ गए, तो लोगों को ज़मीनें देकर गए। चाहे आप किसी भी एरिया में हो, आप देखेंगे कि कुछ लोग आपको बहुत अमीर मिलेंगे और कुछ लोग बहुत गरीब मिलेंगे। कुछ लोगों के पास बेहिसाब ज़मीन होगी और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होगी। ये एक प्रश्न चिन्ह लगता है। आखिर हम सभी लोग जब गुलाम थे, तो फिर कैसे किसी एक के पास इतनी ज़मीन कैसे चली गई? पूरी व्यवस्था किसी एक वर्ग के पास कैसे चली गई? ये एक सवाल है। जब हम सभी गुलाम हैं, तो फिर सबके पास बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए थी ना आज़ादी के समय।
सभी वर्ग के पास बराबर ज़मीन होनी चाहिए थी, सभी वर्ग के पास बराबर संपत्ति होनी चाहिए थी, सभी वर्गों के पास बराबर व्यापार होना चाहिए था। सोचनीय प्रश्न है और इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, करना चाहिए सुधार। भारतीय समाज की ये हकीकत है और भारतीय समाज को अगर सुधार करना है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति ही इसमें सुधार ला सकता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने एक क्रांति की थी और शंकराचार्य ने की थी। हाँ, मैं उसको क्रांति शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस समय पर इतने अंदर जाकर सोचना और लोगों को बताना अपने आप में क्रांति ही थी। आज भी ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो बताएँ, हिंदू समाज को जागरूक करें, बेहतर बनाएँ। अगर आप बेहतर नहीं बनेंगे, आप आपस में ही लड़ते रहेंगे, तो एक वक़्त ऐसा आएगा जब पूरा समाज आपस में लड़ेगा और गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी, जिसका फ़ायदा हमारे पड़ोसी देश उठाएँगे और हमारे दुश्मन उठाएँगे। इन चीज़ों के बारे में हमें सोचना चाहिए। बतौर भारतीय, बतौर हिंदू, बतौर जैन, बतौर सिख, बतौर बौद्ध, क्योंकि हम सभी लोग भारतीय हैं और हमारा कर्तव्य बनता है अपनी संस्कृति, अपना देश, अपने समाज की रक्षा करना और समाज को बेहतर बनाना। ये भी हमें तय करना चाहिए जिन लोगों को हज़ारों वर्षों से हमने परेशान किया, उन लोगों के साथ हमें खड़ा रहना चाहिए। तभी हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं, एक बेहतर समाज की कल्पना कर सकते हैं। तो शुरुआत मुझे और आपको अपने-अपने घर से करनी होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी कमियाँ हैं हमारे समाज में, चाहे वह दहेज प्रथा हो या लड़कियों को संपत्ति में अधिकार नहीं देना हो। कुछ लोग कहते हैं कि दहेज देकर लड़कियों को संपत्ति का ही अधिकार दे देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, वैश्य समाज हो, शूद्र समाज हो, शायद शूद्र समाज में तो दहेज कम चलता है। जो ऊपर के 3 वर्ग हैं या 3 समाज हैं, इनमें दहेज का ज़्यादा प्रचलन चलता है और इन्हीं में दहेज उत्पीड़न वाली घटनाएँ ज़्यादा होती हैं। ये हमें समझना चाहिए। इसके अलावा जो मिलावटी खाना आ रहा है, अब मिलावटी खाना अगर आप मिलाकर सब बाज़ार में बेच रहे हैं, तो उसको सभी खाएँगे। शूद्र भी खाएगा, ब्राह्मण भी खाएगा, राजपूत भी खाएगा या क्षत्रिय भी खाएगा। तो मिलावट सभी के लिए खतरनाक है। इसके अलावा शिक्षा, शिक्षा सभी के लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी नहीं है शिक्षा? आधुनिक समय आ गया है। अब मोबाइल के माध्यम से लोग पेमेंट करते हैं। अगर चाहे वो शूद्र हो या ब्राह्मण हो, कोई भी हो, अगर वो नहीं पढ़ेगा तो कैसे करेगा काम? तो इसलिए समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, समान हेल्थ का अधिकार होना चाहिए, सभी के लिए एक जैसे अस्पताल होने चाहिए। क्योंकि प्राइवेट डॉक्टरों को आपने देखा ही होगा किस तरीके से लूटते हैं। आप एक छोटी-सी बीमारी के लिए जाइए, कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपए का बिल आपका बन जाएगा। क्यों बन रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ। आखिर क्यों? जो ये कुछ अमीर लोग हैं, इन्होंने अपना एक एरिया तय कर लिया है और जो गरीब लोग हैं, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, उनको सिर्फ़ संघर्ष ही करना है और उनको संघर्ष तक ही सीमित रखने के लिए ये कुछ जो अमीर लोग हैं, 100 में से 5% या 10% अधिक से अधिक, इन लोगों ने 90% या 95% जनता को गुलाम बना के रखा है अपना। चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर हो या मिलावटी सामान बेचने वाले व्यापारी हो या कंपनियां हो या फिर वो सोशल मीडिया के ज़रिए गरीब जनता को उलझाए रखने का व्यापार हो। इन सभी अमीर लोगों ने 90% जो गरीब जनता है या जो सोच नहीं पाती है, उसको उलझा कर रखा है। आप भी समझिए कैसे एक बेहतर समाज बनेगा। बेहतर समाज सिर्फ़ 4 लोगों के अमीर हो जाने से नहीं बन जाता। किसी के पास बेहिसाब धन है और किसी के पास कुछ भी नहीं है। कैसा समाज है? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। सोचना चाहिए हमें, क्या यही राम राज्य था?
एक के पास बेहिसाब धन और एक बहुत गरीब, नहीं। सभी के पास अधिकार होने चाहिए, सभी के पास घर होने चाहिए और सभी को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, समान स्वास्थ्य सेवाएँ मिलनी चाहिए, तभी एक बेहतर समाज और एक विकसित भारत बन सकता है। अगर हम इन चीज़ों पर काम नहीं करेंगे, तो हमारा देश पिछड़ता रहेगा, जिसमें कभी शिकार मैं बनूँगा, कभी आप बनेंगे, कभी थर्ड बनेगा, यानी कभी दलित बनेगा, कभी ओबीसी बनेगा, कभी क्षत्रिय बनेगा, कभी वैश्य बनेगा, कभी ब्राह्मण बनेगा। और भी धर्म के लोग भी बनेंगे, मगर हमें पहले अपने समाज की बात करनी चाहिए। इसलिए मैं सिर्फ़ हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन की बात कर रहा हूँ, जो भारत के मूल धर्म हैं। सोचना चाहिए हम सभी को। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसको आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे।